Welcome everyone to the AI Club. My name is Udesh Soman from 5th semester, Department of Electrical Engineering, उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज। पिछले सेशन में हमने हीप मॉड्यूल के क्वेश्चन नंबर 0 to 9 देख लिए थे। क्वेश्चन नंबर 10 स्किप किया था। इस बार हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 to 17 देखने वाले हीप मॉड्यूल के, और जो मॉड्यूल नंबर 13 है ट्राई, उसके 0 to 6 देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास एक स्ट्रीम ऑफ इनपुट कैरेक्टर्स है। इंटीजर्स जो हैं वो हमारे इनपुट कैरेक्टर्स हैं और उनकी एक स्ट्रीम है। अब हमें इनको इंसर्ट करते जाना है, और जो भी नई स्ट्रीम बच रही है इनका मीडियन फाइंड करते जाना है हर इंसर्शन पे। तो इसको आप देखिए, जैसे ये 5, 15, 1, 3 है, तो पहले 5 जाएगा, उसका मीडियन बनेगा 5। फिर 5 और 15 जाएंगे, उसका मीडियन बनेगा 10। फिर 5, 15, 1 जाएंगे, उसका मीडियन बन जाता है 5। फिर 5, 15, 1, 3 जाएंगे, तो उसका मीडियन बन जाता है 4। तो इस तरह से हमें मीडियन फाइंड करते चलना है। तो मीडियन फाइंड करने के लिए हमारा क्या एल्गोरिदम रहेगा? इसका एक एल्गोरिदम ये है कि आप जो भी करंट कैरेक्टर ले रहे हैं उससे छोटे कैरेक्टर, क्योंकि हमें सॉर्ट मीडियन के लिए ऑब्वियसली एक सॉर्टेड लिस्ट चाहिए रहती है, तो उससे छोटे कैरेक्टर्स को एक साइड में रखिए, उससे बड़े कैरेक्टर्स को एक साइड में रखिए, और उसके छोटे साइड में मैक्सिमम कैरेक्टर कौन सा आ रहा है और उसके बड़े साइड में मिनिमम कैरेक्टर कौन सा आ रहा है, उन दोनों को आप ले लीजिए। तो वो उसके लेफ्ट और राइट के कैरेक्टर्स हो जाएंगे किसी भी गिवन एलिमेंट के, और उन दोनों के बीच वाला एलिमेंट ऑब्वियसली मीडियन रहेगा। तो इसको हम लोग मिनिमम और मैक्सिमम हीप से किस तरह इंप्लीमेंट करते हैं कि हम एक एक करके एलिमेंट्स मिनिमम हीप मैक्सिमम हीप में डालते रहेंगे, और वो उनको मिनिमम और मैक्सिमम हीप में डालने का लॉजिक रहेगा, वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बट एट द एंड अगर हमारी दोनों हीप्स की लेंथ इक्वल है, दोनों जो मैक्सिमम हीप और मिनिमम हीप है, अगर दोनों की लेंथ इक्वल है, तो हम दोनों का रूट एलिमेंट ले लेंगे। रूट एलिमेंट मतलब उसको, क्योंकि एरे रिप्रेजेंटेशन है, लिस्ट के फॉर्म में रहता है, तो फर्स्ट एलिमेंट जो 0th इंडेक्स पे है यहाँ पे। अगर दोनों एट द एंड, मतलब आप जो हर एक सब्सिक्वेंट इंसर्शन स्टेप के बाद अगर इनकी लेंथ इक्वल रहती है, तो वही आप दोनों जो पॉइंट्स हैं उनको लीजिए, मतलब 0th एलिमेंट्स लीजिए, उनका हाफ कर दीजिए। तो ये हमारे पास मीडियन आ जाता है। ये एक मीडियन का बेसिक एल्गोरिदम है, हमें पता है। ये मतलब इवन लिस्ट में अगर इवन एलिमेंट्स रहे तो उसके लिए कैसे करते हैं, उसके लिए है। फिर अगर मान लीजिए मैक्स हीप जो है, मैक्स हीप हमारी लेफ्ट साइड में रहेगी। मैक्स हीप मतलब गिवन एलिमेंट से छोटे नंबर्स और उन छोटे नंबर्स में से सबसे बड़ा वाला नंबर, वो सेल्फ मैक्स हीप का रिटर्न रहे, वो सेल्फ मैक्स हीप से हमें मिल जाएगा। तो उसकी लेंथ अगर मिनिमम हीप से बड़ी है, तो ये मतलब ऑड ऑड टाइप ऑफ लिस्ट है। ऑड टाइप ऑफ लिस्ट में किस लिस्ट में ज्यादा एलिमेंट्स हैं, दोनों लिस्ट में से जिस भी लिस्ट में ज्यादा एलिमेंट्स होंगे उसका फर्स्ट एलिमेंट मीडियन होगा हमारा। ये सिंपल लॉजिक। तो अगर मैक्स हीप की लेंथ बड़ी है तो मैक्स हीप का एलिमेंट रिटर्न कर दीजिए, अगर मिनिमम हीप बड़ी है तो मिनिमम हीप का एलिमेंट रिटर्न कर दीजिए। इस तरह हमें मीडियन मिल जाएगा। यहाँ पे इनपुट स्ट्रीम है, तो हमारे पास जैसे जैसे नंबर आते जा रहे हैं, और आई ने हम ऐड नंबर करेंगे। यहाँ पे हमने एक मीडियन फाइंडर ऑब्जेक्ट बना दिया है, उसमें हम नंबर्स को ऐड करते जा रहे हैं। जो भी हमारे नंबर हैं वो एक एक करके ऐड होते जाएंगे, और उनके लिए मीडियन निकल के प्रिंट होता चलेगा। तो इसको मीडियन फाइंडर को बता देता हूँ। ये ऑलरेडी जो पहले से बना बनाया हीप रहता है उसको यूज किया है हमें। और हमारे जो इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किया उसमें हमने हीप को खुद से कंस्ट्रक्ट किया था। यहाँ पे बना बनाया जो डेटा स्ट्रक्चर अवेलेबल है पाइथन में लाइब्रेरी, उसको यूज किया है। तो इसके लिए क्लास मीडियन फाइंडर में इनिशियलाइज कर दिया मिनिमम हीप एंड मैक्सिमम हीप को। मिनिमम हीप एंड मैक्सिमम हीप को इनिशिएट कर दिया, तो अब हमें पता है कि मैक्सिमम हीप जो है वो लेफ्ट साइड में रहेगा। जो भी हमारा मीडियन एलिमेंट पड़ रहा है, अप्रोक्सीमेट मीडियन, हम इमेजिनरी मीडियन कंसिडर करते हैं, तो उसके लेफ्ट साइड में मैक्स हीप रहेगा और राइट साइड में मिन हीप रहेगा। ऐड नंबर, तो हमें उसमें नंबर ऐड करते जाना है। अगर मान लीजिए दोनों ही खाली हैं, दोनों हीप्स अगर खाली है, ये मतलब हमारा इनिशियल कंडीशन रहती है कि दोनों ही हीप खाली है, तो हम लोग मिनिमम हीप में, जो मिनिमम हीप है उसमें नंबर को पुश कर दे रहे हैं और रिटर्न कर दे रहे हैं। अदरवाइज अगर हमारे पास मैक्स हीप खाली है, मिनिमम हीप में एलिमेंट है बट मैक्स हीप खाली है, और नंबर जो है वो मिनिमम हीप के 0th एलिमेंट से बड़ा है। मिनिमम हीप में हमें जो भी नंबर रखने हैं
वो मिनिमम हीप में जो भी हम नंबर रखेंगे वो वो बड़े नंबर रहेंगे। अगर नंबर बड़ा है तो हमें उसे मैक्स हीप में डालना पड़ेगा। मतलब जो गिवन हमारा इमेजिनरी मीडियन है उससे अगर बड़ा है नंबर तो वो मिनिमम हीप में जाएगा, और अगर छोटा है तो मैक्सिमम हीप में जाएगा। अब हमें हम सिर्फ यहाँ मिनिमम हीप के ग्रेटेस्ट एलिमेंट से टेस्ट कर ले रहे हैं। अगर ये ग्रेटेस्ट एलिमेंट से बड़ा है तो पहले तो, क्योंकि उसे मैक्स हीप में डालना है, तो पहले मैक्स हीप में ये मिनिमम हीप का एलिमेंट डाल देते हैं। मिनिमम का जो भी अभी एक करंट एलिमेंट था उसको डाल दिया और नेगेटिव साइन डाल के डाला है। नेगेटिव साइन वो खाली इंडेक्सिंग मेंटेन करने के लिए। दूसरा, जो मिनिमम हीप थी उसमें नंबर डाल दिया, क्योंकि वो नंबर बड़ा है तो वो मिनिमम हीप में जाना चाहिए, और जो नंबर छोटा है वो मैक्सिमम हीप में जाएगा। तो अभी हमें पता है कि मिनिमम हीप का 0th एलिमेंट छोटा हो गया नंबर से, तो उसको हमने मिनिमम हीप में से निकाल दिया और उसको मैक्सिमम हीप में डाल दिया। और मिनिमम हीप जो थी उसमें हमने वापस से नंबर को अपेंड कर दिया, उसमें पुश कर दिया। एल्स अगर मतलब इससे उल्टा केस है तो आप डायरेक्ट इसको मैक्स हीप में डालेंगे। मैक्स हीप में हम नेगेटिव इंडेक्सिंग करके डाल रहे हैं, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट ये हो गया कि अगर मैक्स हीप जो है वो खाली है, क्योंकि हम स्टार्टिंग मिनिमम हीप से पुश करने में जा रहे हैं, तो अगर मैक्स हीप खाली की कंडीशन आती है तो ऑब्वियसली मिनिमम हीप में कोई ना कोई तो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। फिर हम चेक करेंगे लेंथ ऑफ मिनिमम हीप एंड लेंथ ऑफ मैक्सिमम हीप। अगर वो दोनों इक्वल आती हैं, इन अ केस, ये अभी हम इंसर्ट कर रहे हैं कोई भी नंबर को, अगर इंसर्ट करते समय मिनिमम हीप और मैक्सिमम हीप ये दोनों जो है उनकी लेंथ सेम आती तो हम दोनों में से किस में डालेंगे। तो उसके लिए है, अगर मैक्स हीप का 0th एलिमेंट मैक्स हीप में हमने नेगेटिव करके डाला था, मैक्स हीप में हमने नेगेटिव करके डाला, क्योंकि वो जो हीपीफाई है, ये जो हीप क्यू आपका फंक्शन है, वो बाय डिफॉल्ट मिनिमम हीप को एग्जीक्यूट कर रहा है। बाय डिफॉल्ट मिनिमम हीप को एग्जीक्यूट कर रहा है, तो अगर हमें उससे मैक्स हीप बनानी है तो हम नंबर्स को निगेट करते हुए चल रहे हैं। नंबर्स को नेगेटिव कर देंगे तो वो मैक्स हीप के फॉर्म में बन जाएगा। बस इतना सिंपल लॉजिक है। अगर नंबर जो है वो उसके 0th एलिमेंट हो जाए, मैक्स हीप जब जब भी हम कंसिडर कर रहे हैं नेगेटिव साइन लगा रहे हैं, तो वो मैक्स हीप का एलिमेंट उसका नेगेटिव है, क्योंकि हमने नेगेटिव करके स्टोर किया था। जब हम वापस ले रहे हैं तो हम उसको वापस से नेगेटिव बनाना पड़ेगा। उसको हमने चेक कर लिया, अगर ये नंबर से बड़ा नंबर जो है वो मैक्स हीप के एलिमेंट से बड़ा है, मैक्स हीप के एलिमेंट से छोटा है, तो हम लोग मैक्स हीप में उसको नेगेटिव करके पुश कर देंगे, वो अपनी जगह सेट कर लेगा ऑटोमेटिकली, डजंट मैटर। एल्स अगर नंबर मैक्स हीप के एलिमेंट से बड़ा है तो उसको मिन हीप में डाल रहे हैं। मिन हीप में हमेशा पॉजिटिव करके ही डालना है। नेक्स्ट, मतलब अगर दोनों की लेंथ इक्वल नहीं है, ये था कि अगर दोनों की लेंथ इक्वल है, अगर दोनों की लेंथ इक्वल नहीं है, और दोनों की लेंथ इक्वल नहीं है में भी क्या केस है कि मैक्सिमम हीप में ज्यादा एलिमेंट है, मिनिमम हीप में कम एलिमेंट है। एंड मतलब एक और नेस्टेड इफ कंडीशन आती है कि अगर नंबर जो है वो मैक्सिमम हीप के 0th एलिमेंट से छोटा है, तो उस केस में वही कि आप मिनिमम हीप में मैक्सिमम हीप का एलिमेंट डाल दीजिए। मैक्सिमम हीप का जो 0th इंडेक्स फर्स्ट एलिमेंट था उसको आप मिनिमम हीप में डाल दीजिए, और मैक्स हीप में वही नंबर जो हमारा नंबर था उसको पुश कर दिए। अदरवाइज उस नंबर को मिनिमम हीप में डालना है। एल्स मतलब अगर मान लीजिए मिनिमम हीप की लेंथ ज्यादा है मैक्सिमम हीप से, तो नंबर अगर बड़ा है मिनिमम हीप के 0 से, तो आप उसको मैक्स हीप में ये जो केस था इसी का उल्टा केस एल्स में है, सीधी बात। ये जो पूरा इलिफ वाला केस था यहाँ पे ऊपर, उसी का उल्टा केस यहाँ वाले एल्स में, कि अगर नंबर बड़ा है मिनिमम हीप के फर्स्ट एलिमेंट से, तो इसको हम मिनिमम हीप का एलिमेंट मैक्स में डाल रहे हैं, और मैक्स मिनिमम हीप में उस नंबर को डाल रहे हैं जो अभी हम करंटली देख रहे हैं। एल्स इसमें पुश कर दी, एल्स वापस मैक्स हीप में ही पुश कर दीजिए। तो ये ऊपर वाले कोड का जस्ट अपोजिट है, जस्ट अपोजिट केस। इससे होगा क्या, आपके नंबर्स जो है ना वो बढ़ते जाएंगे। जैसे 5 आता है, 5 पहले मिनिमम हीप में जाएगा, फिर 15 आता है। 15 के लिए कौन सा केस आता है कि अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, सॉरी ये आता है अगर मैक्स हीप खाली नहीं है और नंबर जो है वो मिनिमम हीप के 0 से बड़ा है, तो उस केस में क्या होगा, 15 जो है पहले 5 मिनिमम हीप में था, अब 15 जो है वो आपके मैक्स हीप के मिनिमम हीप के एलिमेंट से बड़ा है, तो 15 जो है 15 आ जाएगा आपका मिनिमम हीप में, और जो मिनिमम हीप में ऑलरेडी 5 था वो निकल के मैक्स हीप में एज अ -5 स्टोर हो गया। इस केस में अगर हमें मीडियन निकालना है, तो इस केस में अगर हमें मीडियन निकालना है तो ये इक्वल केस आ जाता है। एक में 15 स्टोर है, एक में 5 स्टोर है, दोनों की लेंथ 1 हो गई,
तो उस केस में मैक्स हीप का माइनस, मैक्स हीप में अभी हमारे पास -5 था, -5 का -5 प्लस मिनिमम हीप में 15, 5 प्लस 15 20 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 10 आ गया। ऐसा सब्सिक्वेंट स्टेप्स पे चल रहा है, आप जैसे जैसे एक एक एलिमेंट ऐड करते जा रहे हैं, आपका ये मैक्स हीप और मिनिमम हीप में एलिमेंट्स डलते जाएंगे और डलते डलते उसका मीडियन कैलकुलेट होता जाएगा। ये मतलब थोड़ा सा टफ प्रॉब्लम था, इसको अगर किसी को डाउट है तो आप प्लीज पूछ लीजिएगा, अदरवाइज मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हमारे पास एक बाइनरी ट्री है, तो बाइनरी ट्री हम जानते हैं हमारे पास नोड है, उस नोड के 2 चिल्ड्रन है। हमें बस इतना चेक करना है कि वेदर द गिवन ट्री फॉलो मैक्स हीप प्रॉपर्टी और नॉट। ये हमारा जो भी बाइनरी ट्री है, क्या वो मैक्स हीप की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। मैक्स हीप की प्रॉपर्टी क्या है, कोई भी एलिमेंट जो है, जो उसका रूट एलिमेंट है वो मैक्सिमम रहेगा, और आने वाले जो सब्सिक्वेंट एलिमेंट्स रहेंगे वो रूट एलिमेंट से छोटे रहेंगे, मतलब चाइल्ड आर लेसर इन वैल्यू देन पेरेंट। तो जैसे इसमें 8 है, 8 के चाइल्ड बनते हैं 5 एंड 7, फिर 5 के चाइल्ड बनते हैं 4 एंड 1, 7 के चाइल्ड बनते हैं 6 एंड 3, और 4 का चाइल्ड बनता है 2। इस केस में देखिए हर पेरेंट जो है वो अपने चाइल्ड से बड़ा है, अपने दोनों चाइल्ड से बड़ा है। तो बस हमें वही प्रॉपर्टी चेक करनी है, क्या वो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। अगर वो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है तो वो मैक्स हीप है। तो बाइनरी ट्री के जितने एलिमेंट्स था, या तो आप उसका ट्रेवर्सल ले लीजिए, बाइनरी ट्री का आपको कौन सा ट्रेवर्सल लेना है वो देखना पड़ेगा, बट अदरवाइज मैंने यहाँ पे बाइनरी ट्री को डायरेक्ट जैसे जिस फॉर्म में हम लोग हीप को रिप्रेजेंट करते उसी फॉर्म में बाइनरी ट्री को भी रिप्रेजेंट किया इस लिस्ट में। हीप को जिस तरह हम लिस्ट से रिप्रेजेंट करते उसी तरह बाइनरी ट्री को भी रिप्रेजेंट कर दिया लिस्ट से। तो अब उस केस में हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या ये हमारा मैक्स ट्री है, मतलब मैक्स हीप की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो मैक्स हीप की प्रॉपर्टी क्या है, इसके जो दोनों चाइल्ड रहेंगे वो इससे छोटे रहने चाहिए। तो हम लोग वही चेक कर ले रहे हैं। लेंथ ऑफ एरे बाय 2 की जरूरत है हमें, हमें पूरा एरे पास करने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो लास्ट तक के भी कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली आप जैसे ही मिडिल तक के आ जाते हैं तो फिर उसके बाद बचे हुए सारे नोड लीफ हो जाते हैं। अगर आप मिडिल एलिमेंट के आगे चेक करेंगे तो आपको लीफ नोड ही मिलेंगे, क्योंकि आप 2n+1 और 2n+2 को चेक करेंगे ना, तो वो आपको लीफ नोड या फिर नल नोड ही मिलेंगे। तो आगे चेक करने का कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए लेंथ बाय 2 तक के सफिशियंट है। क्योंकि हमें नहीं पता कि किसी एलिमेंट का चाइल्ड जो है वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं। मतलब या तो हम डायरेक्टली यहाँ कर सकते हैं कि हमने लेंथ निकाल ली, लेंथ निकाल के हम जब भी यहाँ पे ये 2i+1 और 2i+2 को कैलकुलेट करें तो पहले हम ये चेक कर ले 2i+1 और 2i+2 एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो हम इस कंडीशन को चेक करेंगे, अदरवाइज इस कंडीशन को चेक ही नहीं करेंगे। मैंने यहाँ दूसरा अप्रोच ट्राई किया, मैंने यहाँ पे ट्राई लगा दिया। तो अगर यहाँ पे जैसी मान लीजिए ये इंडेक्स के बाहर जाता है, 2i+1 और 2i+2 की वैल्यू अगर मान लीजिए इंडेक्स के बाहर जाती है, लेंथ ऑफ लिस्ट के बाहर जाती है, तो उस केस में ये दे देगा इंडेक्स एरर, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। और इंडेक्स आउट ऑफ रेंज के लिए मैंने एक्सेप्शन क्लॉज लगा दिया कि कोई भी एक्सेप्शन आए उसके लिए पास कर दो। पास मतलब उस पर्टिकुलर स्टेप को एग्जीक्यूट करने की बजाय नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आ जाओ, ये होता है इसका मतलब। तो हम सिंपल चेक कर रहे हैं, कोई भी नोड है हमारा ith नंबर का नोड, वो सॉरी अगर उसके 2i+1 से छोटा है या फिर 2i+2 से छोटा है, दोनों में से अगर किसी से भी छोटा रहा तो वो मैक्स हीप की प्रॉपर्टी को वायलेट कर देता है। उस केस में फॉल्स रिटर्न कर दीजिए। अदरवाइज मान लीजिए लूप पूरा एग्जीक्यूट हो जाता है, इसका मतलब सारे एलिमेंट्स मैक्स हीप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर देते हैं, तो उस केस में एट द एंड ऑफ लूप ट्रू प्रिंट हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो हीप है, मतलब बाइनरी ट्री है, इसको मैंने हीप के ऑर्डर में ही ले लिया है। इनकेस अगर आपको आता है तो आप नोड का पर्टिकुलर ट्रेवर्सल ले सकते हैं। हमारे पास इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर 3 तरह के ट्रेवर्सल रहते हैं। आप तीनों बाइनरी ट्री के किसी भी टाइप के ट्रेवर्सल को ले सकते हैं और उसके ऊपर चेक कर सकते हैं कि वो पर्टिकुलर ट्रेवर्सल आपकी प्रॉपर्टी को फॉलो, मैक्स हीप की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है कि नहीं। सो मूविंग ऑन, हमारे पास गिवन n रोप्स है डिफरेंट लेंथ की, हम इसको ऑलरेडी देख चुके हैं ये वाला क्वेश्चन, बट एक बार मैं और बता दे रहा हूँ। हमारे पास n रोप्स हैं अलग अलग लेंथ की। अब हमें इसको कनेक्ट करके एक सिंगल रोप बनानी है, और द कॉस्ट टू कनेक्ट टू रोप इज इक्वल टू सम ऑफ देयर लेंथ्स। तो हमें जितनी रोप्स है उन सबको ऐड करके नई रोप तो बनानी है, लेकिन हमें इस ऑर्डर में रोप्स को जोड़ते जाना है कि हमारी मिनिमम कॉस्ट बने। मतलब एट एनी सब्सिक्वेंट स्टेप
हमें 2 शॉर्टेस्ट रोप्स को ऐड करना है। तो ये किस तरह से काम करेगा, हमारे पास जैसे 4 3 2 6 है, तो शॉर्टेस्ट हमारे पास क्या दो, क्योंकि हमें कॉस्ट है एंड कॉस्ट इज इक्वल टू सम ऑफ दोस टू रोप्स, उन दोनों की जो लेंथ है उनको ऐड कर देंगे तो वो हमारा कॉस्ट हो जाएगा, और हमें कॉस्ट कम से कम रखना है। तो एक ऑब्वियस आता है कि हम सबसे छोटे वाले 2 को लें, सबसे छोटे वाले 2 का सम भी सबसे छोटा रहेगा, तो सबसे छोटे वाले 2 लेंथ को हमने ऐड किया, ये आ गया 5। अब 5 के बाद 5 वाली जो हमारी रोप बची उसको नेक्स्ट एलिमेंट से ऐड कराना है, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट से ऐड कराना है। तो 5 और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट पड़ रहा है 4, तो 5 एंड 4 ये हो गया हमारे पास 9। तो ये हमारे पास 9 लेंथ की वो आ गई रोप। अब हमारे पास 9 लेंथ की रोप है, 6 लेंथ की रोप है। 9 लेंथ की रोप और 6 लेंथ की रोप को हम आपस में ऐड करेंगे तो हमारी 15 लेंथ की रोप आ जाती है। तो 15 लेंथ की हमारे रोप तो आ गई, लेकिन अभी तक के हमारा कॉस्ट कितना रहा, तो पहले 2 और 3 को जोड़ने के लिए हमें 5 कॉस्ट लगा था, ठीक है 5 हो गया। फिर 5 और 4 को जोड़ने के लिए हमें 9 कॉस्ट पड़ी थी, तो 5 और 5 5 और 4 को जोड़ने का 9, तो वो हमारे पास हो गया कितना टोटल 14। 14 को अब 14 को अब हम 6 से जोड़ेंगे, सॉरी 14 को 6 से ही जोड़ने का ना, एक मिनट, आई थिंक मैंने सब कर दिया थोड़ा सा इधर, सॉरी। 2 एंड 3 5, 5 को हम लोग 4 से जोड़ेंगे तो 9, तो 5 और 9 हमारा 5 और 9 हो जाता है हमारा 13। 13 को हम 6 13 को फर्दर हम 6 से जोड़ेंगे तो 13 एंड 6 हो जाता है हमारा 17, और सॉरी हाँ पिछला कॉस्ट ऐड होते चल रहा है। ये मैंने यहाँ पे कॉस्ट प्रिंट का फंक्शन बना के रखा था, आई थिंक इससे आ जाना चाहिए। हाँ ये देखिए हमारे सब्सिक्वेंट स्टेप के ऊपर कॉस्ट जोड़ते जा रहे हैं, तो 2 और 3 को जोड़ा हमने तो हमारे पास आ गया कॉस्ट 5। अब 5 और 4 को जोड़ा, 5 और 4 का कॉस्ट 9 आ जाता है हमारे पास, और 9 को जोड़ा, मैं थोड़ी वो 9 को भूल रहा था, 9 और 6 को जोड़ा तो हमारे पास कॉस्ट आ जाता है 15। तो अब हमारे पास जो टोटल कॉस्ट आ गए, टोटल कॉस्ट की लिस्ट आ गई 5 9 एंड 15, उसको हम जब आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास आता है 29। तो ये हमें फाइंड करना है। ऐसे ही ये एक और एग्जांपल लिए तो इसमें हमारे पास पहले 4 और 2 जुड़ रहे हैं, सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट 4 और 2 तो हो गया 6, 6 एंड 6 उन दोनों को जोड़ने का 12, देन 7 9 7 एंड 9 16 हो गया। 12 एंड 16 के दो रूप्स है, तो 12 एंड 16 के दोनों रूप्स को अगर हम जोड़ दें तो हमारे पास कॉस्ट आता है 28, और जब अभी तक के सारे कॉस्ट को अगर हम ऐड करते हैं तो वो आ जाता है 62। तो ये इस तरह से चलेगा। जैसा मैं आपको कोड दिखा देता हूँ, तो हम इनिशियल कॉस्ट ले रहे हैं 0, हमारी इनिशियल कॉस्ट 0 है, और ये कॉस्ट जो भी जिस भी सब्सिक्वेंट स्टेप के ऊपर हमारी कॉस्ट बनती जा रही है उसकी लिस्ट ले ली है एक। तो मिनिमम हीप बना रहे क्योंकि हमें मिनिमम एलिमेंट चाहिए, और हमें पता है कि जितना भी हमारा जो मिनिमम एलिमेंट होगा वो मिनिमम हीप का फर्स्ट एलिमेंट होगा। तो उसके लिए हमने कर दिया, फर्स्ट ले लिया, फर्स्ट एलिमेंट को पॉप करा दिया, वापस से पूरे एरे की मिनिमम हीप बनाई, और सेकंड लेके वापस से फर्स्ट एलिमेंट पॉप करा दिया, पॉप करा दिया तो यहाँ पे फर्स्ट में पिछला एलिमेंट ऑलरेडी निकल चुका है, बची हुई हीप के ऊपर सेकंड लग रहा है। कॉस्ट जो है, कॉस्ट निकाल ली फर्स्ट प्लस सेकंड, जो एग्जिस्टिंग हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड है वैल्यूज, उनकी कॉस्ट निकाल ली और उस कॉस्ट को हमने ये कॉस्ट की लिस्ट में अपेंड कर दिया। तो ये देखिए हर सब्सिक्वेंट स्टेप के ऊपर कॉस्ट आपकी जुड़ती जा रही है। एट दी एंड आपकी जितनी टोटल कॉस्ट बन जाएगी, ये जब तक लूप कब तक चलेगा, जब तक लेंथ ऑफ एरे इज ग्रेटर देन 1। अगर सिंगल एलिमेंट आ जाता है मतलब हमारी रोप बन चुकी है, उसके आगे हम और कुछ ऐड नहीं कर सकते, तो ग्रेटर देन 1 तक के हम चलाएंगे। और हमारे पास लिस्ट में सारी कॉस्ट आ गई, सारी कॉस्ट आ जाती है तो उसको हम सम मार देते हैं। तो रिटर्न क्या कर रहे हैं हम, जितनी भी कॉस्ट की लिस्ट में हमारे पास जितना भी सम्स आए हैं अभी तक के उसका टोटल सम, तो ये सम कॉस्ट लिस्ट कर दिया, तो ये हमारे पास टोटल सम आ जाता है 5 9 15, इसका सम 29। सिमिलरली यहाँ 6 12 16 28 सब्सिक्वेंट स्टेप के बाद जितनी भी कॉस्ट आती जा रही थी उनको हमने एक लिस्ट में बनाया,
और उसके बाद उसको ऐड कर दिया, तो हमारे पास कॉस्ट आ जाती है 62। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गिवन बाइनरी सर्च ट्री विच इज ऑल्सो अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। कंप्लीट बाइनरी ट्री मतलब हमारा जो लास्ट लेवल है वहां तक कि ये पूरा भरा रहेगा, कोई भी एम्प्टी सेल नहीं रहेगा इसमें, तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री हो गया। द प्रॉब्लम इज टू कन्वर्ट द बाइनरी ट्री इनटू मिनिमम हीप। अब ये बाइनरी ट्री तो है, बाइनरी ट्री में हमारे पास कुछ लॉजिक नहीं रहता कि वो ग्रेटर देन है, लेस देन है, कुछ नहीं, बस एक पेरेंट उसके दो चाइल्ड। अब हमें हीप में इस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करना है कि हम उसका शेप मेंटेन करते हुए उसको बाइनरी ट्री क्या कहते हैं मिनिमम हीप में कन्वर्ट कर सके। और हमारे पास ये एक और कंडीशन दे दी है दैट ऑल द वैल्यूज इन लेफ्ट सब ट्री, जितना भी हमारा लेफ्ट सब ट्री रहेगा, ये 2 3 4, उसकी सारी वैल्यूज जो है हमारे राइट सब ट्री से छोटी रहनी चाहिए। तो ये एक तरह से हम सॉर्ट ही कर रहे हैं, बट हम लोग ये मेंटेन करते हुए चल रहे हैं कि इसका जो वो है लेफ्ट लेफ्ट साइड जो है, लेफ्ट साइड में सारे छोटे एलिमेंट आए, राइट साइड में सारे सारे बड़े हैं। रूट से मतलब नहीं है हमें, ये जो जो सब ट्रीज है उनको आपस में कंपेयर किया है, रूट के अक्रॉस कंपेयर नहीं किया है। तो और इसका ये फाइनल आउटपुट जो है उसमें ये आना चाहिए कि इसका जो प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल है वो सॉर्टेड लिस्ट आ जाए हमारे पास। तो इसका अगर आप प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल देखेंगे तो ये देखिए, इसको जब हम मिनिमम हीप में कन्वर्ट करते हैं गिवन द कंडीशन, जो भी हमारे पास कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम उसको मिनिमम हीप में कन्वर्ट करते हैं। हमने रहने उसको दिया बाइनरी ट्री है, जो डेटा स्ट्रक्चर है बाइनरी ट्री है, बट उसकी अरेंजमेंट जो है वो मिनिमम हीप के फैशन में की है, और उसके बाद उसका प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल किया तो हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर की लिस्ट आती है। ये हमारा टारगेट है। तो एक क्लास नोड, तो उसमें हमने डिफाइन कर दिया जो भी हमारा नोड है उसका डेटा लेफ्ट राइट। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल हमें पता है कि हम पहले जो है किसको देखेंगे, पहले लेफ्ट को देखेंगे, फिर लेफ्ट पेरेंट एंड देन चाइल्ड। तो हम इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल निकाल दे रहे हैं, और इन ऑर्डर ट्रेवर्सल को हम क्या कर रहे हैं, एक रूट डेटा करके जो है लिस्ट में स्टोर करते चल रहे हैं। जो हमारा एरे है, एरे एम्प्टी लिस्ट है, उसमें हम स्टोर करते चल रहे हैं। फिर हमें इससे मिनिमम हीप बनाना है, तो हम लोग कॉल कर रहे हैं, पहले यहाँ पे तो हमने वो बना दिया क्या, बाइनरी सर्च ट्री। तो ऊपर जो क्वेश्चन में बाइनरी सर्च सॉरी बाइनरी ट्री दिया था, बाइनरी सर्च ट्री बाइनरी ट्री दिया था, वो पूरा बाइनरी ट्री यहाँ बना है। अब इसके ऊपर कन्वर्ट टू मिनिमम हीप को कॉल किया। कन्वर्ट टू मिनिमम हीप को अगर हम देखें तो ये एक एम्प्टी एरे आई इज इक्वल्स टू -1, ये एक्चुअली 1 इंडेक्सिंग से चलेगा, इसलिए आई इज इक्वल्स टू -1 लेके रखा है। अगर 1 इंडेक्सिंग से नहीं करते तो हम आई को एम्प्टी भी रख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, हमने इन ऑर्डर उसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल किया और एरे निकाल लिया। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल मतलब लेफ्ट पेरेंट राइट, इस ऑर्डर में, इस ऑर्डर में हमारे पास लिस्ट आ गई। अब ये BST टू मिन हीप कन्वर्जन, इसको कॉल किया, तो BST टू मिन हीप कन्वर्जन क्या करेगा, सिंपल स्वैपिंग करता चलेगा आपका। इफ रूट इज इक्वल्स टू नन, क्योंकि हम एक्चुअल में मिनिमम हीप में नहीं चल रहे, एक्चुअली हम बाइनरी ट्री में चल रहे हैं। तो बाइनरी ट्री में अगर नल वैल्यू आ जाती है कोई भी रूट की, या फिर हम क्योंकि हम रूट आगे बढ़ाते जाते हैं, अगर नल वैल्यू आती तो आप उसको छोड़ दीजिए, ब्लैंक रिटर्न कर दीजिए। अदरवाइज हम इंडेक्सिंग को बढ़ाते चलते हैं। I0 की वैल्यू हमने पहले -1 रखी थी, अब हम एक एक करके बढ़ाते चल रहे हैं। तो यहाँ पे रूट डेटा जो है वो आ जाता है एरे ऑफ I0। या तो आपको आई को डायरेक्ट 0 से स्टार्ट करना तो ठीक है, अदरवाइज अगर आपको आई को -1 से स्टार्ट करते हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा इंडेक्स मिल जाता है, वो आपकी 0 इंडेक्सिंग ऑपरेट हो जाती है उसमें, अदरवाइज आपको लेंथ ऑफ लिस्ट तक चलाना पड़ेगा। रूट डेटा हमने निकाला, रूट डेटा रूट का डेटा जब हमारे पास आ जाता है उसमें हमने जो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल का एलिमेंट है वो डाल दिया, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल का 0th एलिमेंट। फिर हम इसको लेफ्ट में कॉल कर रहे हैं, राइट में कॉल कर रहे हैं, लेफ्ट में कॉल करेंगे, राइट में कॉल करेंगे, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल का नेक्स्ट एलिमेंट जुड़ता जाएगा। तो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल का पहले 0 है, फिर 1 हो जाएगा, 1 हो जाके जिस भी रूट के ऊपर हम आए हैं उसके ऊपर जुड़ेगा, फिर 2 मतलब हमारा इन ऑर्डर ट्रेवर्सल का सेकेंड एलिमेंट,
तो वो नेक्स्ट नोड के ऊपर जुड़ जाएगा, जो भी अभी करंट नोड चल रहा होगा। और इसको एक बार लेफ्ट में कॉल किया है, एक बार राइट में कॉल किया, तो पहले लेफ्ट फिर राइट, तो ये मतलब किस तरह से हो जाएगा, ये प्री ऑर्डर में जा रहा है, क्योंकि ये हो जाएगा रूट डेटा के ऊपर हम ऑपरेट कर रहे हैं, रूट फिर उसके बाद लेफ्ट फिर उसके बाद राइट, तो ये प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल हो जाएगा। हमने प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल के फैशन में इसको चला दिया, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल के फैशन में चला दिया, तो हमें इससे मिल जाती है क्या, हमारी सॉर्टेड लिस्ट, या फिर हम कह ले तो प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल हमारा सॉर्टेड हो जाता है। इसका प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल को फिर हम कॉल कर रहे हैं, तो ये हमें सॉर्टेड लिस्ट मिल रही है, तो ये ऑब्वियसली मिनिमम हीप की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। एक बात सिंपल सी है कि अगर आपको आपके पास असेंडिंग ऑर्डर में दी है कोई भी लिस्ट, तो वो डेफिनेटली मिनिमम हीप की प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। अगर आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर में दी है लिस्ट, तो वो बाय डिफॉल्ट मैक्सिमम हीप की प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। तो इसका मतलब इस प्रॉपर्टी का आप यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है गिवन एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ मिन हीप, कन्वर्ट इट टू मैक्स हीप इन ऑर्डर ऑफ एन टाइम। तो हमने पहले जो बिल्ड मैक्स हीप वाला फंक्शन देखा था पिछले सेशन में, आप डायरेक्टली उसको कॉल कर दीजिए आपके एरे के ऊपर, आपकी मैक्स हीप बन जाती है। इससे सिंपल और कोई सॉल्यूशन नहीं है। फिर रीअरेंज द कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग सच दैट नो टू एडजेसेंट आर सेम, तो ये हम ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 8 में देख चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में मैं पिछले सेशन में आपको समझा चुका हूं कि ये हम कैसे करेंगे। इसके लिए वही है कि हमें जितने भी हमारे कैरेक्टर्स हैं, जो मैक्स फ्रीक्वेंसी वाला कैरेक्टर है उसको हम अल्टरनेट पोजीशन के ऊपर रखते जाएंगे, और फिर उसके बाद जो बची हुई पोजीशंस है उसके ऊपर बचे हुए लेटर्स को रखेंगे। तो ये मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, आप मतलब पिछले सेशन को रेफर कर सकते हैं, और यहाँ पे मैं कोड फाइल प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप कोड भी देख सकते हैं। फिर लास्ट क्वेश्चन, हीप मॉड्यूल का लास्ट क्वेश्चन है मिनिमम सम ऑफ टू नंबर्स फॉर्म फ्रॉम डिजिट्स ऑफ एन एरे। तो हमारे पास एरे में कुछ डिजिट्स दी हैं, एरे में कुछ डिजिट दी हैं, और इन डिजिट से हम मिनिमम सम कैसे बना सकते हैं। तो मिनिमम सम, क्योंकि ये क्वेश्चन एक्सेसिबल नहीं था, ये आई थिंक कुछ तो भी पेड वैल्यू थी जिसको एक्सेस करना पड़ रहा था, तो आई डोंट नो कि एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है। मुझे ये ऊपर की लाइन से जितना समझ आया उसके अकॉर्डिंग हमें गिवन डिजिट्स दी हैं, इसके कॉम्बिनेशन से ऐसे दो नंबर बनाने हैं जिनका सम मिनिमम होगा। तो मिनिमम सम के लिए हम कॉम्बिनेशन क्या कर सकते हैं, दो सबसे छोटे नंबर बनाइए, सबसे मिनिमम नंबर हमारे पास जो भी दो रहे वो बना लीजिए। तो इसके लिए लॉजिक ये है कि पहले तो हम सॉर्ट यूजिंग हीप कर देते हैं। हमने देखा था कि सॉर्ट यूजिंग हीप कैसे होता है, तो हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा, ये 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 ही रहेगा। अगर मतलब और किसी ऑर्डर में होता तो भी ये असेंडिंग ऑर्डर में आ जाता। असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे छोटा नंबर सबसे आगे और सबसे बड़ा नंबर सबसे पीछे। तो जब हम उसको एक कंप्लीट नंबर बनाएंगे, उन डिजिट से कोई नंबर बनाएंगे, तो हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर आएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर क्या रहता है हमारा, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर देखेंगे तो वो ये हो जाता है कि आप लास्ट के पोजीशंस को आपस में स्वैप कर दीजिए। 1 2 3 4 है, इसके बाद नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर जो बनेगा 1 2 4 3 बनेगा। तो वही इधर स्वैपिंग की है। तो एरे का -1 और -2 लिया, उसका साइमल्टेनियस असाइनमेंट माइनस एरे ऑफ -2 और एरे ऑफ -1 से कर, तो ये बेसिक सिंपली स्वैप हो गया। जो 4 और 3 थे वो आपस में स्वैप हो गए। उसके बाद ये नंबर बनाने का लॉजिक है, तो num1 ले लिया, 0 से इनिशिएट किया, 10 से मल्टीप्लाई करते जाइए और अगला इंडेक्स ऐड करते जाइए। तो ये 1 2 3 4 है, 1 जो है वो रहेगा पहले, 0 इंटू 10 + 1 तो 1। फिर नेक्स्ट इटरेशन में 1 को 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10, 10 + 2 12, फिर 12 का 120 हो जाएगा, 120 + 3 123, 123 का 10 टाइम्स हो जाएगा 1230 + 4 तो 1234। ये हमारे पास एक नंबर आ जाता है। इसी मतलब स्वैपिंग करने के बाद हमने एक बार और num2 निकाल लिया इसी तरह से, तो वो हमारे पास आ जाएगा 1243, और इन दोनों का हम सम रिटर्न कर दे रहे तो वो आ जाता है 2477। इस तरह से चलेगा। तो यहां तक हीप के क्वेश्चंस पूरे हो जाते हैं। अगर यहाँ तक के हीप के क्वेश्चंस में किसी को कोई डाउट हो, पिछले सेशन के भी क्वेश्चंस में डाउट हो, तो आप पूछ सकते हैं ऑब्वियसली। अदरवाइज मैं ट्री चालू करता हूँ। ट्राई, मेरे को एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं पता इसका। सो ट्राई स्टार्ट कर सकते हैं। एनीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। हाँ हाँ ओके। तो
अभी तक जिस तरह से हमने ट्रीज देखे, ट्रीज में हम लोगों ने मोस्टली अभी तक बाइनरी ट्रीज के फॉर्म में देखा है कि हमारे पास कोई भी एलिमेंट रहता है, उसके बहुत सारे वो रहते हैं, क्या नोड्स रहते हैं। मतलब बाइनरी के केस में किसी भी रूट से कनेक्टेड दो नोड्स रहते हैं। यहाँ पे रूट से बहुत सारे पॉसिबल नोड्स कनेक्टेड हो सकते हैं। ट्राई को मोस्टली जो है वो कीवर्ड सर्चिंग के लिए यूज किया जाता है। तो कीवर्ड सर्चिंग मतलब हमारे जो अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स रहते हैं उसके लिए। तो अभी हम कंसीडर करके चल सकते हैं कि ट्राई में जितने हैं हमारे पास पॉसिबल नंबर ऑफ जो चिल्ड्रन रहेंगे, किसी भी नोड के पॉसिबल नंबर ऑफ चिल्ड्रन रहेंगे वो 26 रहेंगे, क्योंकि हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में 26 कैरेक्टर्स होते हैं A to Z। तो अब ये होगा कैसे, मतलब इसमें स्टोर कैसे रहेगा। रूट नोड तो हमारे किसी काम का नहीं रहता है। रूट नोड के नीचे एक कैरेक्टर्स की लिस्ट रहेगी A to Z में मान लीजिए कि हमारे पास वर्ड आते हैं, तो वर्ड को हम लेटर बाय लेटर लेटर बाय लेटर लेटर बाय लेटर ऐड करते चलेंगे। तो जैसे ए है, ए के नीचे जैसे हमने पहले आंसर डाला तो ए आया, ए के नीचे NSWER आ गया। फिर हमने डाला नेक्स्ट वर्ड डाला उसमें एनी, हम उसमें मतलब जो भी हमारा ट्राई बन रहा है उसमें हम ऐड करते जा रहे हैं वर्ड्स को। तो नेक्स्ट वर्ड बना एनी, ये ANY एनी। तो अब वो क्या कर रहा है, वो देख रहा है कि ए तो मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं ए को यूज, तो मैं ए के लिए नया अलग से नोड क्यों बनाऊं। मैं ए को, जो ए का ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नोड है, वहां से जहां तक कॉमन चल रहा है ठीक है, उस जहां जहां से कॉमन स्प्लिट हो रहा है वहां से ब्रांच कर दूंगा। तो उसने ए पे आया, एनी के लिए बता रहा हूँ, ए पे आया, एन तक के मिला। अब उसको वाई डालना है, ये देखना है नेक्स्ट वर्ड इसका एस है और मेरे को डालना है वाई, तो इसने वाई के लिए अलग से ब्रांच बना दी। फिर बाय को हमने डाला तो इसने देखा यहाँ तो ए है, बी डाला नहीं है कहीं पे, तो बी नए से डालना पड़ेगा। तो रूट के लिए नया चाइल्ड बना दिया बी, बी के लिए चाइल्ड वाई के लिए ई। वैसे यहाँ पे THERE देयर और THEIR देयर, इसके लिए ऐड किया। THE तक के कॉमन आया, ई के बाद उसने नोट स्प्लिट कर दिए, ई के बाद उसने नोट स्प्लिट किए, तो ये IR इधर हो गया और RE इस तरफ हो गया। तो इस तरह से कीज को मैप करते चल रहा है, कीज बनाते चल रहा है, और कीज का एक्सेस जो है वो हमारे जो भी लेंथ ऑफ वर्ड है उसके ऑर्डर में हम कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। हमारा पहला तो क्वेश्चन ये है कि हमें ट्री डेटा स्ट्रक्चर बनाना है, ट्राई डेटा स्ट्रक्चर जो उसको बनाना है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि एम्प्टी लिस्ट ले रहे हैं चिल्ड्रन की, किसी भी नोड के जितने चिल्ड्रन हो सकते हैं वो, और एंड ऑफ वर्ड ले रहे हैं कि मान लीजिए जैसे ये वर्ड खत्म हो गया हमारा, यहाँ पे आते आते आंसर हमने डाला था ANSWER तक आ गया, आर तक आके हमारा वर्ड खत्म हो जाता है, वर्ड खत्म हो जाता है तो हम यहाँ पे एंड ऑफ वर्ड लगा देंगे। एंड ऑफ वर्ड मतलब उसके आगे कुछ नहीं है, उसके आगे जाने की जरूरत नहीं। एंड ऑफ वर्ड इज इक्वल्स टू फॉल्स, क्योंकि इनिशियली हम कोई भी वर्ड डालते जा रहे हैं तो जब तक पूरी स्पेलिंग कंप्लीटली हुई तब तक हम उसको ट्रू नहीं कर सकते। एंड ऑफ वर्ड को हमने बाय डिफॉल्ट फॉल्स रखा है। और चिल्ड्रन जो है 26 पॉसिबल नोड्स हो सकते हैं, तो 26 पॉसिबल नोड्स के लिए हमने नन वैल्यू की लिस्ट बना दी, उसको लेते चल रहा है। ट्राई क्लास बनाई, उसमें गेट नोड फंक्शन में जो भी एक नोड है उसको क्रिएट कर देगा, नोड क्रिएट कर देगा। चार टू इंडेक्स, क्योंकि आप क्या करेंगे, आप ABCD को डायरेक्टली स्टोर नहीं करेंगे, वो ट्रू फॉल्स या फिर 1 2 0 इसके फॉर्म में स्टोर कर लेंगे। और ABCD किस नंबर पे आते हैं, मतलब इंग्लिश अल्फाबेट में ABCD जिस पोजीशन पे आते हैं उन्हीं पोजीशंस को एज इंडेक्स यूज करना है हमें। तो यूनिकोड ऑफ कैरेक्टर माइनस यूनिकोड ऑफ ए, तो ये 0 to 25, क्योंकि हम जीरो इंडेक्सिंग करते तो 26 कैरेक्टर्स के लिए 0 to 25 जाएगा। वैसे हमारा 26 कैरेक्टर्स का लिस्ट रहेगा, और उसमें जो भी कैरेक्टर डालते जा रहे हैं उसका कुछ ना कुछ इंडेक्स होगा। जैसे ए का इंडेक्स 0 रहेगा, बी का इंडेक्स 1 रहेगा, सी का इंडेक्स 3 रहेगा, अप टू जेड का इंडेक्स जो है वो 25 रहेगा। तो उस इंडेक्स को टॉगल कर देगा, तो हमें ये मिल जाता है। फिर इंसर्ट करना देखते हैं, हमें कोई भी वर्ड इंसर्ट करना है, की जो है वो हमारा वर्ड है कि हम कौन सा वर्ड इंसर्ट कर रहे हैं। तो हम लोग रूट से चालू करते हैं, और लेंथ हमने क्या रख दी, लेंथ ऑफ की। हमें जो भी वर्ड डालना है उसकी जितनी बड़ी लेंथ है उतना ही हमने उतनी बारी इटरेशन चलाना है हमें। तो फॉर लेवल इन रेंज लेंथ, तो मतलब कोई भी जो भी लेंथ है उसमें से हम लोग लेते जा रहे हैं। सेल्फ डॉट कैरेक्टर टू इंडेक्स लेवल, उस पर्टिकुलर लेवल का, तो मान लीजिए ANSWER है तो उसमें 0th लेवल मतलब ए आ जाता है। ए का हमने लेवल 0, की का 0 क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और उसके लिए हमने
कैरेक्टर टू इंडेक्स, तो हमने इंडेक्सिंग निकाल लिया, फिर यूनिकोड ए के यूनिकोड से उसको सबट्रैक्ट कर दिया, तो वो हमारे पास आ जाता है 0। तो वो 0 ए के केस में, अगर बी रहा तो 1 आ जाएगा, सी रहा तो 2 आ जाएगा, तो वो हमें इंडेक्स मिल जाता है। अब हम देख रहे हैं कि क्या वो इंडेक्स एग्जिस्ट करता है क्या। अगर वो इंडेक्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो हम लोग अगर वो इंडेक्स अभी एग्जिस्ट नहीं करता, अगर मान लीजिए वो इंडेक्स अभी खाली है, हम इनिशियल लिस्ट में जा रहे हैं, अभी तक ए से स्टार्ट होने वाला कोई वर्ड ऐड नहीं हुआ है उस पॉइंट पे, तो हम लोग क्या करेंगे, नया नोड बनाएंगे और नए नोड के ऊपर हम ए को डाल देंगे। नए नोड के ऊपर ए को डाल दिया, उसके बाद इसको अपडेट कर दिए, मतलब अब जो वो पीक रोल वेरिएबल था उसको हमने ए पे ले आए, पहले वो ए के पिछले वाला जो स्टेप था उसके ऊपर था, वहां पे पॉइंट कर था, अभी हम ए पे ले आए, या फिर और कोई कैरेक्टर रहा उसके ऊपर ले आए, उसके ऊपर लाके ये रिपीटेड लूप में चल जाएगा जब तक लेंथ ऑफ है, जब तक इसकी लेंथ है तब तक चल जाएगा, ऐसे करके ये कैरेक्टर ऐड होते जाएंगे। अगर कोई रिपीटिंग कैरेक्टर है, मतलब मान लीजिए गिवन नोड के ऊपर ऑलरेडी वो कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है, तो नई ब्रांच बन जाएगी, नई ब्रांच बनती है, ठीक, नई बनती है तो इसको हम एंड ऑफ वर्ड तक चलाते, मतलब लास्ट तक चलाते जाएंगे, और जो हमारा लीफ नोड रहेगा, मतलब वर्ड खत्म हो गया उसके बाद हमें इसको एंड ऑफ वर्ड को ट्रू कर देना है। तो अब उस पर्टिकुलर वर्ड के लिए उस पॉइंट के आगे हम नहीं जाएंगे, एंड ऑफ वर्ड आ गया, अब हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो ये इंसर्शन का लॉजिक है। फिर सर्च का लॉजिक है हमारे पास, कि अगर हमें कोई वर्ड को सर्च करना है तो वो वर्ड हम यहाँ पे की में पास कर रहे हैं, और जितनी लेंथ ऑफ वर्ड है उसके लिए इसको चलाते जा रहे हैं, तो हम चेक करते जा रहे हैं हर लेवल पे हमें वो इंडेक्स मिल रहा है कि नहीं। जैसे मान लीजिए हमें सर्च करना है गुड, तो हम लोग रूट से चालू किया, रूट से चालू करके हम देख रहे हैं कि क्या इसमें अवेलेबल है जी, जी मिल गया, जी के बाद हम चेक करें क्या ओ, जी मिल गया तो हम जी के ऊपर आ गए, जी मिल गया तो हम जी के ऊपर आ गए, अब चेक कर लिया ओ मिल रहा है क्या, ओ मिल गया तो हम नेक्स्ट ओ के ऊपर आ गए, दोबारा से ओ मिला क्या, वापस से ओ मिल गया तो डी के ऊपर आ गए, डी के ऊपर आके देख लिया कि डी डी मिल गया क्या। ऐसा करते करते अगर हम एंड ऑफ लिस्ट तक पहुंच जाते तो ऑब्वियस सी बात है हमारा वर्ड कंप्लीट हो गया, मतलब हमारा वर्ड एग्जिस्ट करता है उसमें, और अगर वर्ड एग्जिस्ट करता है तो आप एंड ऑफ वर्ड रिटर्न कर दिए, एंड ऑफ वर्ड ऑब्वियसली हमने ट्रू बना के रखा था जब हमने उस वर्ड को डाला था, अदरवाइज इसको हम फॉल्स कर देंगे, फॉल्स कर देंगे तो फॉल्स कर देंगे, मतलब हमें मान लीजिए किसी इंडेक्स, जैसे हम गुड को सर्च कर रहे हैं, जी हो गया ओ हो गया, उसके बाद एक और ओ नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि गुड वर्ड उसमें ऐड नहीं है, जो भी हमारा ट्राई है उसमें गुड वर्ड को हमने कभी ऐड नहीं किया, तो उस सर्च के कंडीशन में ये फॉल्स दे देगा, मतलब अगर हमें नेक्स्ट इंडेक्स नहीं मिलता है तो ये फॉल्स दे देगा। इधर कंडीशन दी है नॉट पीकरोल डॉट चिल्ड्रन इंडेक्स, अगर वो इंडेक्स के ऊपर कुछ एग्जिस्ट नहीं करता तो। फिर ड्राइवर फंक्शन देखते हैं। ड्राइवर फंक्शन वो सिंपल है कि आपने कीज डाल दी, कि हमने इतनी सारी कीज डाली हैं और आउटपुट है प्रेजेंट है कि नॉट प्रेजेंट है, हमने सारी इंसर्ट कर दी, उसके बाद हम चेक कर रहे हैं द प्रेजेंट है क्या, द प्रेजेंट है तो ठीक, द प्रेजेंट है तो वो प्रिंट करो, अदरवाइज दीज प्रेजेंट है क्या, दीज प्रेजेंट नहीं है तो वो प्रिंट करो, दे आर प्रेजेंट है क्या, थॉ प्रेजेंट है क्या, ये हम चेक कर ले रहे हैं, ये चेक करने से हमें आ जाता है कि थॉ हमने नहीं डाला था, थॉ नहीं है, दीज नहीं डाला था तो दीज नहीं है, द और देयर हमने डाला था तो उसके लिए आया प्रेजेंट इन ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द शॉर्टेस्ट यूनिक प्रीफिक्स फॉर एवरी वर्ड इन गिवन लिस्ट, मतलब इसके लिए हमें सारे वर्ड्स के लिए प्रीफिक्स देखना है, वो भी शॉर्टेस्ट। तो प्रीफिक्स मतलब शुरुआत के कुछ वर्ड्स रहेंगे, और शुरुआत के कुछ वर्ड्स में ऐसे कौन से कैरेक्टर्स है जो किसी वर्ड को यूनिकली दे दें। तो ए जो है, ए एंड ए से चालू होने वाला और कोई वर्ड नहीं आता, तो एंड के लिए ए सफिशियंट है। ये बॉनफायर और बुल जो है वो उन दोनों के लिए बी और ओ तक के कॉमन कैरेक्टर्स हैं, तो हम बी और ओ तक के तो ले नहीं सकते, हमें अगर यूनिक प्रीफिक्सेस बनाने हैं, यूनिक वैल्यूज चाहिए, तो उसके लिए बॉनफायर के लिए बॉन लेना पड़ेगा और बुल के लिए बू लेना पड़ेगा, वो ले लिया। केस के लिए, केस और कैच में सी ए कॉमन है, तो केस के लिए सी ए एस तक लेना पड़ेगा, कैच के लिए सी ए टी तक लेना पड़ेगा, वो हमारे पास आ जाता है। चेयर के लिए है तो सी ऑलरेडी इन दोनों में एग्जिस्ट करता है, तो हम सिर्फ सी से इसको यूनिकली आइडेंटिफाई तो कर नहीं सकते, सी एच ले लेते, तो हमें नेक्स्ट यूनिक कैरेक्टर देखना है।
कैसे देखेंगे? तो हम हर नोड के ऊपर फ्रीक्वेंसी काउंट करते चल रहे हैं कि हमें वो कितनी बार रिपीट हो रहा है। अगर मान लीजिए उसकी रिपीटेशन हमें मिलती है, तो हमें तब तक करना है जब तक हमें कोई नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर ना मिल जाए। और एक बार हमें नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर मिल गया तो उसके आगे हमें मतलब उसको नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर मिल गया तो वहां की हम स्ट्रिंग को यूनिक कह सकते हैं। बाकी सब तो सेम है। यहाँ पे ट्री को बनाना, इंसर्ट करना, वो ठीक है। यहाँ पे शॉर्टेस्ट प्रीफिक्स वाला क्वेश्चन आता है, शॉर्टेस्ट प्रीफिक्स कैसे बनाना है। तो हमने यहाँ पे फाइंड शॉर्टेस्ट प्रीफिक्स, हम इस मेन फंक्शन को कॉल करेंगे। इसमें हमने ट्राई बना दिया, ठीक है, ट्राई बना दिया। और जितने भी वर्ड्स थे हमारे पास, उनको जितने भी वर्ड्स थे उनको हम लोग इंसर्ट कराते चले ट्राई में। ट्राई में हमारे पास सारे वर्ड्स इंसर्ट हो गए। उसके बाद हम कॉल कर रहे हैं प्रिंट शॉर्टेस्ट प्रीफिक्स। तो प्रिंट शॉर्टेस्ट प्रीफिक्स क्या कर रहा है? जो भी हमारा करंट नोड है उसको पकड़ के चला, करंट चाइल्ड जो है उसके लिए सेट डिफॉल्ट, अगर वो कितनी बार आ रहा है तो सी एट ट्राई नोड। इससे पहले हमने इंडेक्सिंग देखी थी। इससे मतलब पिछले वाले क्वेश्चन में हमने ए बी सी डी की जगह पे 0 1 2 रखा था। अभी हम डायरेक्टली ए बी सी डी रख रहे हैं और उनको रखा है कायम एक सेट में रख दिया। तो ये एक मतलब अल्टरनेटिव है कि आप ट्राई बनाने के लिए या तो वो इंडेक्सिंग कर सकते हैं 0 1 2 3, या फिर एक डायरेक्ट सेट यूज कर लीजिए कैरेक्टर्स के लिए। तो हमने कैरेक्टर्स के लिए सेट कैरेक्टर्स के लिए सेट बना दिया। फ्रीक्वेंसी की, हम जिस भी वर्ड के ऊपर जा रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आती है। जो भी हम वर्ड के ऊपर जा रहे हैं उसकी हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है। तो जब भी हमारे पास कोई भी लेटर या फिर वर्ड इंसर्ट होता है तो हम उसकी फ्रीक्वेंसी को 1 करते चल रहे हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी 1 है क्या, मतलब वो वर्ड ऑलरेडी आ चुका है क्या। अगर वो वर्ड ऑलरेडी आ चुका है तो प्रिंट कर दीजिए कि अभी तक का वर्ड कितना है। फ्रीक्वेंसी 1 का मतलब अभी तक के जितना आया है। अदरवाइज हम इसको वापस जो बची हुई आइटम्स हैं, मतलब हो सकता है एक पर्टिकुलर नोड के ऊपर आपको बहुत सारे कैरेक्टर्स मिल जाए। ये पॉसिबल है। किस तरह से? जैसे ये देखते हैं, हम रूट से चालू कर रहे हैं तो इस पर्टिकुलर रूट नोड के लिए हमें क्या मिलता है, टी ए बी। तो पॉसिबल कैरेक्टर तो हम टी ए बी तीनों के लिए सर्च करेंगे। तो वैसे यहाँ पे जो जिस भी नोड पे हम हैं उसके लिए जितने कैरेक्टर्स है सबके लिए सर्च कर दिया प्रिंट शॉर्टेस्ट प्रीफिक्स। तो उसमें के और वी, तो हमारे पास वर्ड सो फार जो है उसमें के जो भी एलिमेंट है वो ऐड हो जाता है। और शॉर्टेस्ट प्रीफिक्स, प्रिंट शॉर्टेस्ट प्रीफिक्स जो हमारा फंक्शन है उसमें नेक्स्ट वी की वैल्यू चली जाती है, मतलब नेक्स्ट रूट की वैल्यू चली जाती है। आप जिस भी रूट पे हैं उसकी वैल्यू, और हमें अभी तक के जो वर्ड हमें मिला है उसकी वैल्यू वो हम ऐड कराते चले। तो अब नेक्स्ट टाइम जब रिपीट होगा तो वी पे हमने जो भी रूट पास किया था, मतलब नेक्स्ट रूट हमने जो भी पास किया था, लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड, या फिर कोई भी पर्टिकुलर लेटर को हमने एज ए रूट पास किया था नेक्स्ट, तो अब वो वी के ऊपर चेक करेगा। वी के जितने चिल्ड्रन है उनको चेक करता चलेगा। वर्ड सो फार अगर फ्रीक्वेंसी 1 आ जाती है तो ये वर्ड सो फार को प्रिंट कर देगा। तो जैसे एंड डलता है, पहले तो एंड बॉनफायर बूल 4 सब डल गए। ए आया, ए की फ्रीक्वेंसी देखी उसको 1 मिल गई। ए एक ही बार आ रहा है तो हमें ए के लिए आगे करने की जरूरत नहीं है एंड के लिए। फिर वो बॉनफायर पे देखता है तो उसको दिख रहा है कि बी की फ्रीक्वेंसी 2 है, तो बी को तो ऑब्वियसली नहीं कर सकता वो। फिर ओ बी को नहीं कर सकता तो उन्होंने ओ के लिए चेक किया। बी से उन्होंने बी के सारे बाद वाले चेक किए, तो बी के बाद ओ के लिए चेक किया। ओ को भी देख रहा है कि ओ की भी फ्रीक्वेंसी उसको 2 देख रही है। बी के नेक्स्ट लेवल के ऊपर उसको ओ की फ्रीक्वेंसी 2 दिख रही है, तो उसने ओ को भी कैंसिल कर दिया। अब उसको दिख रहा है एन की फ्रीक्वेंसी 1 है और इधर वाले सेकंड वाले ओ की फ्रीक्वेंसी 1 है। हम नेक्स्ट लेवल पे आ रहे हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी उसको 1 1 दिखी तो इसने अभी तक का वर्ड प्रिंट कर दिया। तो वो जुड़ते जा रहे थे। यहाँ पे हम लोग जो भी हम नोड को ट्रेवर्स कर रहे हैं उसको हम वर्ड सो फार में जोड़ते जा रहे थे, तो वो उस केस में प्रिंट कर दिया। अदरवाइज वो नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आएगा, नेक्स्ट वर्ड के ऊपर आएगा। तो कैट, तो इसमें भी केस कैच 4, तो इसमें सी उसको पता है बार बार रिपीट हो रहा है, ए बार बार रिपीट हो रहा है। एस पहली बार आया तो केस सी एस प्रिंट कर दिया। टी पहली बार आया तो सी ए टी प्रिंट कर दिया। इधर सी एच तक के कर दिया, उसको देखा एच पहली बार आ रहा है तो उसने सी एच प्रिंट कर दिया। तो ऐसे हम यूनिक प्रीफिक्सेस आइडेंटिफाई कर सकते हैं गिवन लिस्ट ऑफ वर्ड्स के लिए। फिर गिवन एन इनपुट डिक्शनरी
of words find out the input string can be segmented into space separated sequence of dictionary words। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं टाइम स्ट्रिंग्स में। इस बार हम चेक कर रहे हैं कि क्या इसको हम ट्राई का यूज से कर सकते हैं क्या। तो ऑब्वियस सी बात है, हमारी जो भी डिक्शनरी रहेगी, हमारी जो भी डिक्शनरी है उसको हम पास कर दे रहे हैं। उसको पास करने के बाद हम चेक कर ले रहे हैं कि ये पर्टिकुलर वर्ड एग्जिस्ट करता है कि नहीं, उसमें ये पर्टिकुलर वर्ड बन सकता है क्या। बस इतना सा चेक करना है। इसमें टाइप एरर क्यों आ रहा है, स्ट्रिंग इज नॉट कॉलेबल, ये पहले चल चुका था, अभी सेकेंड टाइम इटरेशन में प्रॉब्लम दे रहा है फॉर सम रीजन। लाइन नंबर 20। रूट की इसको देख लेते हैं अगर ये चल जाता है तो। अदरवाइज ये अभी तक के कोड चल रहा था, आई थिंक वो रीरन किया तो पिछले वाले कोड्स ने, पिछले वाले कोड के वेरिएबल्स ने थोड़ा सा अफेक्ट कर दिया होगा उसको। हाँ ठीक है, चल गया। वो एसटीआर ने थोड़ा सा प्रॉब्लम दे दिया था, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो हमें चेक करना है कि ये जो हमारा वर्ड है इसका हम मीनिंगफुल वर्ड्स के साथ सेगमेंटेशन कर सकते हैं कि नहीं। तो द क्विक ब्राउन फॉक्स, तो इस पर्टिकुलर इसमें हमें द मिल जाता है, क्विक मिल जाता है, फॉक्स भी मिल जाता है, ब्राउन भी मिल जाता है, तो इसके लिए येस प्रिंट किया। फिर बेड बाथ एंड बियॉन्ड के लिए ये सारे लेटर्स हमें मिल रहे हैं, बेड बाथ एंड बियॉन्ड के लिए ये सारे लेटर्स हमें मिल रहे हैं। लास्ट आता है बेड बाथ एंड बियॉन्ड, इसमें ये देख रहे हैं कि हमारे पास अवे नहीं है, ये जो अवे वर्ड आ रहा है ये कहीं नहीं पढ़ रहा है। अब ये कहीं नहीं पढ़ रहा है तो हम इसके लिए क्या कर देंगे, फॉल्स प्रिंट कर देंगे। इस पूरी जो स्ट्रिंग है इसमें अवे वाला पार्टीशन कोई नहीं आया, अवे के नाम से कोई सेगमेंटेशन नहीं आता है हमारे पास, इसलिए इसको इस पर्टिकुलर केस के लिए नो आया है। तो ये किस तरह से चल रहा है, वर्ड ब्रेक कर दिया, इसमें हमारे पास जो भी हमारी मतलब कंबाइंड स्ट्रिंग है, जुड़े हुए लेटर्स की स्ट्रिंग है वो, और हमारे पास पॉसिबल वर्ड्स की जो डिक्शनरी है वो हमने पास कर दी। इसके बाद ये नॉर्मल ट्री नोड को इनिशिएट करने का है, इज लीफ फॉल्स, तो लास्ट के लिए हम फॉल्स कर देंगे। यहाँ पे भी लिस्ट बनाई है तो इधर हम इंडेक्सिंग चलाएंगे। गेट नोड है तो हमारे पास ट्री का नोड आ जाता है, उसके लिए चिल्ड्रन क्रिएट कर देते हैं और 26 टाइम्स नन डाल रहे हैं। 26 टाइम्स नन डाल रहे हैं तो नन 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 ऐसे करते हुए 26 एलिमेंट्स बन जाते हैं हमारे पास लिस्ट में, जहां पे हम लोग नन को रिप्लेस कर देंगे। इज लीफ, क्योंकि अभी हम इनिशियली नहीं जानते कि वो हम एंड ऑफ वर्ड पे है कि नहीं। वर्ड इंसर्ट करने का भी प्रोग्राम सेम है जैसा अभी मैंने ऊपर बताया। सर्च का भी प्रॉब्लम सेम है। चेक वर्ड ब्रेक, तो अब हम क्या करेंगे, एन इज इक्वल टू लेंथ स्ट्रिंग, जो भी हमारे पास स्ट्रिंग पास हुई है उसी लेंथ चेक करेंगे, और हम लोग उसका रूट एलिमेंट भी पास करा रहे हैं। तो इफ एन इक्वल्स टू 0, अगर मान लीजिए स्ट्रिंग खाली है तो हम बाय डिफॉल्ट ट्रू दे रहे हैं कि अगर मान लीजिए आप एंड ऑफ लिस्ट पे पहुंच गए हैं तो उसको हम ट्रू दे दे रहे हैं। अदरवाइज फॉर आई इन रेंज 1 to n+1, हमें 1 to n चलाना है तो हम 1 to n चलाना है तो हमें 1 to n+1 करना पड़ेगा। n+1 एड मतलब कंसिडर नहीं होगा, यहाँ तक के बस चलेगा। तो लास्ट एलिमेंट तक के हमें चलाना है, तो रूट फॉर आई इन रेंज हम लोग चेक कर ले रहे हैं कि क्या जो पर्टिकुलर लेटर है, पर्टिकुलर लेटर की जो स्लाइसिंग है, हम आई को चेक करेंगे, आई के बाद आई लाइक को चेक करेंगे, या फिर LIKE, इन 4 लेटर्स को चेक करेंगे आई को छोड़ के। तो उसके लिए हम कर ले रहे हैं कि वो जो भी हम पर्टिकुलर स्लाइसिंग ले रहे हैं क्या वो एग्जिस्ट करता है, एंड क्या उसका वर्ड ब्रेक एग्जिस्ट करता है। वर्ड ब्रेक एग्जिस्ट करता है मतलब रिपीटेडली इसमें चला जाएगा, दोबारा से इसमें जाके ऐसे इवेल्युएट होगा, मतलब उसके वापस से स्लाइसिंग होगी। अगर ये मान लीजिए हम एंड ऑफ लिस्ट पे पहुंच जाए तो वो एग्जिस्ट करता है। अगर आप एंड ऑफ लिस्ट पे नहीं पहुंचते हैं, एंड ऑफ लिस्ट पे नहीं पहुंचते मतलब मान उसमें ऐसे कोई कैरेक्टर आ गए जो कि हमारी डिक्शनरी में अवेलेबल नहीं थे, तो हम उस केस में फॉल्स को रिटर्न करा दे रहे हैं। तो ये इस तरह से हमें मिल जाता है। फिर ये क्वेश्चन भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हमारे पास लेटर्स दिए हैं, उनके हमें एनाग्राम्स जो है उनके अकॉर्डिंग ग्रुपिंग करनी है। एनाग्राम्स मतलब उसमें कैरेक्टर्स वही रहेंगे, बस कैरेक्टर्स का ऑर्डर बदल जाता है।
जैसे ये एक्ट है, तो एक्ट और कैट में लेटर्स तो सेम आते हैं, ए सी और टी, ये तीन ही लेटर्स आते हैं, बस उनका ऑर्डर बदल जाता है, ए सी टी सी ए टी। तो उनको हम आपस में एनाग्राम्स कहेंगे और उन एनाग्राम्स को हमें ग्रुप करके चलना है। तो फिर से हम लोग ट्राई नोड्स बना देते हैं। इस बार हमने एक एक्स्ट्रा लिया है वर्ड्स, कि अभी तक के हमने जो भी वर्ड्स देखे हैं, जो भी पॉसिबल वर्ड्स हैं, उनको हम एक लीफ नोड जो है उसमें स्टोर करते चलेंगे। लीफ नोड में मतलब आपका पूरा लेटर चलता जाएगा और जो फाइनल लीफ नोड आएगा उसमें पूरा का पूरा वर्ड स्टोर रहेगा, रादर देन एक एक अल्फाबेट स्टोर करने की बजाय हम पूरा वर्ड स्टोर कर देंगे उस पर्टिकुलर लीफ में। इंसर्ट वैसे ही है, तो रूट वर्ड ओरिजिनल वर्ड, तो आप इधर इटरेटिवली हम लोग इंसर्ट कराते जाएंगे। तो करंट वाले का नोड बना दिए, करंट वाले का नोड बना के हम नेक्स्ट नोड के ऊपर जा रहे हैं और वर्ड को वापस जोड़ते जा रहे हैं। और जो हमारा लास्ट वाला है, जो भी हमारा लास्ट वाला रहेगा ओरिजिनल वर्ड, तो हम लोग लास्ट पोजीशन तक के पहुंच गए। लास्ट पोजीशन हमारी लीफ पोजीशन है। लीफ पोजीशन अभी तक के हम फॉल्स या फिर ट्रू ऐसा करते चल रहे थे। अभी हम वहां पे डायरेक्टली जो ओरिजिनल वर्ड है, जो भी हमारा वर्ड था, उसको हम लोग पेस्ट कर दे रहे हैं। फिर उसके बाद प्रिंट एनाग्राम्स है। तो अगर बेस केस रूट नन है तो खाली है, तो कोई मतलब ही नहीं पड़ता। प्रिंट द करंट वर्ड, तो लेंथ रूट डॉट वर्ड्स, तो अभी हमारे पास जितने भी वर्ड्स हैं, वर्ड्स की लिस्ट है, उसकी हम वो निकाल लेते हैं कि हमारे पास कितने कितने वर्ड्स हैं। उनके लिए चेक करते हैं कि आप जो भी हमारी लेंथ है उसमें सारे वर्ड्स को प्रिंट करा दीजिए। और अगर मान लीजिए वो चाइल्ड वैल्यूज में एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब वो चाइल्ड जो है वो वैल्यूज में एग्जिस्ट करता है, बचे हुए लेटर्स में वो पर्टिकुलर चाइल्ड एग्जिस्ट करता है, तो उसके लिए हम वापस से इस प्रिंट एनाग्राम्स को दोबारा से कॉल कर देंगे। तो जैसे ए सी टी आ गया, ए सी टी के बाद उसको ये पता है ए आ रहा है, सी आ रहा है, टी आ रहा है, तो वो चेक कर लेगा ए सी टी से बनने वाला कोई वर्ड है क्या, सी ए टी या फिर टी ए सी, वो अवेलेबल है क्या। वो अगर अवेलेबल है तो उसको प्रिंट करा देता है, नेक्स्ट के ऊपर आ जाता है, नेक्स्ट के ऊपर आ जाता है, तो हमारे पास एक वर्ड जो भी बचेगा वो प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे एनाग्राम सॉर्ट हो जाते हैं। सॉरी, इस तरह से हमारे जितने भी एनाग्राम्स हैं वो हमें सेपरेट होके मिल जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में एक्चुअली स्किप कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। तो हमारे पास एक बाइनरी मैट्रिक्स दी है। बाइनरी मैट्रिक्स इस तरह से दी है, 0 1 0 1 0 1 की मैट्रिक्स है। हमें इसमें देखना है कि दो जो रोज आ रही हैं वो यूनिक है कि नहीं। दो रोज अगर यूनिक है तो हम उसको प्रिंट कराएंगे, अगर यूनिक नहीं है तो उसको हम छोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे 1 1 0 1 1 0 0 1 और 1 1 0 1, तो इसमें दो यूनिक रोज कौन सी बन जाती है, ये दो यूनिक रोज बन जाती है। फिर वन चुका है तो उसको करने की जरूरत नहीं। इसका डायरेक्टली ट्राई से मुझे कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, या फिर ट्राई से सॉल्यूशन करने की अप्रोच भी नहीं मिली है, तो इसको डिफॉल्ट मैट्रिक्स के ही मेथड से सॉल्व किया है। तो हमारा मैट्रिक्स की नॉर्मल मेथड से अगर इसको सॉल्व करते हैं, तो फॉर आई इन रेंज रो हम एक फ्लैग लेके चलते हैं। फ्लैग की वैल्यू का अगर मतलब रिपीटिंग कैरेक्टर आ रहा है तो फ्लैग की वैल्यू हम बढ़ाएंगे, अगर रिपीटिंग वैल्यू नहीं आ रहा है फ्लैग की वैल्यू को 0 करते जाएंगे। तो वही आ रहा है पूरे कॉलम की रेंज में, अगर नॉट इक्वल्स है तो फ्लैग 0 रहेगा, अगर इक्वल है तो फ्लैग 1 हो जाएगा और ब्रेक हो जाएगा, मतलब उस पॉइंट के ऊपर हम लूप को तोड़ देंगे। फ्लैग 1 हो गया मतलब हमें रिपीटिंग कॉलम एक जैसे मिलने लगे हैं, उस केस में हम ब्रेक कर दे रहे हैं। इफ नो टू रोज आर सिमिलर मतलब फ्लैग 0, मतलब अगर आपकी रोज सिमिलर नहीं है तो आपका फ्लैग फ्लैग एट द एंड 0 ही रहेगा। तो उस केस में हम पूरे कॉलम को प्रिंट करा दे रहे हैं। फॉर जे इन रेंज कॉलम, तो मतलब आपके कॉलम कितने कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, और उसके लिए वो पर्टिकुलर कॉलम को हम प्रिंट करा दे, पर्टिकुलर रो को हम प्रिंट करा दे रहे हैं। आई फिक्स रखेंगे, जे बढ़ जाएगा, तो आपकी वो पूरी रो प्रिंट हो जाएगी। इसको जब हम रन करेंगे तो ये हमारे पास यूनिक रोज आइडेंटिफाई होकर मिल जाती है, रिपीटिंग रोज जो है वो नहीं आएंगी। तो इसमें रिपीटिंग रोज कौन सी है, फर्स्ट एंड थर्ड रो जो है वो रिपीट हो रही है, तो फर्स्ट रो आ जाएगी, फिर सेकंड और थर्ड स्किप होके फोर्थ, इस तरह से आ जाएगा। तो ओके, आज के लिए तो इतने ही थे क्वेश्चंस। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप ऑब्वियसली पूछ सकते हैं।